हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम इस किंगडम मोनेरा को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया को, क्योंकि इसके पहले हमने 21 किंगडम मोनेरा के अंदर दैट इज़ द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको हमने कहाँ पुट किया था, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो किंगडम मोनेरा हमने स्टार्ट कर लिया है। इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने लास्ट क्लास में आर्की बैक्टीरिया यानी कि एंशिएंट बैक्टीरिया को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो रहने वाला है यू बैक्टीरिया को लेकर। अच्छा, अब ये यू बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो यू मीन्स होता क्या है, ट्रू, यानी कि ये मॉडर्न डे बैक्टीरिया है। ये मॉडर्न डे बैक्टीरिया, अगर मॉडर्न डे के नाम से अगर आता है तो आप मॉडर्न डे बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया में आप यू बैक्टीरिया का नाम देंगे। अब हमने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आखिर किस बेसिस पर ये किंगडम मोनेरा दो पार्ट में हमने दो क्लासिफाई किया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसका हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज का पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं यू बैक्टीरिया को आगे बढ़ाते हुए। इसमें हमने बोला था कि यू बैक्टीरिया में हम बीजीए पढ़ेंगे, यानी कि साइनो बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, जिसे हम नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते हैं। हम एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ेंगे, हम इसमें माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। तो ये सारे आते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर ही। लेकिन अगर किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये पॉइंट हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किंगडम मोनेरा पढ़ने जाएंगे, जब भी आप किंगडम मोनेरा देखेंगे, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली, तो इसमें आपने एंशिएंट बैक्टीरिया पढ़ा जो कि आर्की बैक्टीरिया है ना। आर्की बैक्टीरिया आपने देखा कि ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, इनसे रिलेटेड हमने पूरी इंफॉर्मेशन कर रखी है। उसके बाद आपने देखा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, इन्हीं को आपने मॉडर्न डे बैक्टीरिया बोला। अब ये मॉडर्न डे बैक्टीरिया में आप देखते हैं, एक आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, उसके बाद आप पढ़ते हैं बीजीए के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गा कह लें या साइनोबैक्टीरिया कह लें, बात सेम है, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद आप पढ़ते हैं पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कह लें या पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और एक हम पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, जिसे हम रे फंजाई के नाम से जानते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज। प्रोकैरियोट है लेकिन बहुत सारे फीचर इसके बॉडी स्ट्रक्चर माइसिटीज यानी माइसिलियम की तरह है, फंजाई की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं रे फंजाई। इसे हम कहते हैं नॉर्मली रे फंजाई के नाम से, बट चूंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो आ गया है किंगडम मोनेरा में। अब ये जैसे ही आप ये डिस्कस करते हैं तो पूरा का पूरा यू बैक्टीरिया क्लियर हो जाता है। इसमें आपने बैक्टीरिया को बोला था सोल मेंबर, ये आत्मा है, कॉस्मोपॉलिटन है, ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर। तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। तो इसका मतलब बैक्टीरिया के बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर लें, बीजीए के बारे में कर लें, माइकोप्लाज्मा कर लें, एक्टिनोमाइसिट कर लें, तो हमारा किंगडम मोनेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट, क्योंकि हमने पिछले सेशन में आर्की बैक्टीरिया कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं जरा सा इस यू बैक्टीरिया में इसके सोल मेंबर को, यानी कि बैक्टीरिया को। ठीक है ना, इसका मतलब आज हम यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो यहाँ पर यानी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैक्टीरिया। अगर हम एक बैक्टीरिया के नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, एक सिंपल सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये आउटर मुझे एक लेयर मिलती है जिसको हमने कहा ग्लाइकोकैलिक्स। इस फर्स्ट को हमने क्या बोला, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, सेकेंड लेयर हमें कौन सी मिलेगी? सेकेंड लेयर जो मिलेगी वो होगी सेल वॉल। सेकेंड लेयर इज सेल वॉल, सेल वॉल। जो थर्ड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस थर्ड लेयर को आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें या सेल मेम्ब्रेन कह लें, बात सेम है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इन तीनों से लेकर ये है
कि इन तीनों ने मिलकर, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों ने मिलकर सेल इन्वेलप बनाया। सेल इन्वेलप, इसका मतलब ये हुआ कि सेल इन्वेलप इज कंपोज्ड ऑफ दीज 3 लेयर्स। ये जो 3 लेयर्स है इनने मिलकर क्या बनाया? सेल इन्वेलप। तो सेल इन्वेलप में कौन कौन से लेयर आ गई? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब कौन आउटर है कौन इनर है ये भी आपको क्लियर है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ये या तो टफ हो सकती है, यानी कि थिक हो सकती है, मोटी लेयर हो सकती है, या तो ये लूज भी हो सकती है, स्लाइम भी हो सकती है। तो अगर ये थिक हुई, मोटी हुई, है ना, तो आप इसे कहेंगे कैप्सूल। आप इसे क्या कहेंगे? कैप्सूल। यानी ऐसे बैक्टीरिया को आप कहेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर अगर थिन हुई, लूज हुई, स्लाइम हुई, तो आप इसे कहेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि कब आप इसे क्या कहेंगे। ठीक है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होना एक पैथोजेनिसिटी की पहचान है, यानी कि डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी। इसलिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ही देखोगे कि जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था वो उसने लिया था जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो एस टाइप था, वही पैथोजेनिक था। चलिए वो तो बात बाद में आएगी। अच्छा, यहाँ पर जब हम सेल वॉल का डिस्कशन करेंगे तो सेल वॉल से रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे कि सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ये ग्राम पॉजिटिव भी होता है और ग्राम नेगेटिव भी होगा। अब ग्राम पॉजिटिव है क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, ये हम पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खासियत ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोट का हो चाहे प्रोकैरियोटिक का हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या नजर आएगा? एक नजर आएगा इसका हमें फ्लैजला। ठीक है, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, हम एक एक पॉइंट के बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो ये इसका फ्लैजला हमें नजर आ सकता है। उसके बाद इसके ऊपर अगर ये इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रक्चर से, इसको हम बोलते हैं एफ पाइलस, इसे हम कहते हैं एफ पाइलस, या आप सिंपली कह ले पाइलस। ठीक है, या सेक्स पाइलस, क्योंकि ये कंजुगेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हमें इसके छोटे छोटे स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं तो इसे हम कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम है हेल्प्स इन अटैचमेंट। ठीक, इसके बाद इसके अंदर नजर आएगा मुझे इसका अपना खुद का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल। तो ये इसका खुद का है जीनोम, जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि इसका क्या है? खुद का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो कैसा है? ये है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके बाद हमें इसके अंदर राइबोसोम्स भी नजर आएंगे, हमें राइबोसोम्स भी नजर आएंगे, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हमें चूंकि प्रोकैरियोट है तो 70S नजर आएगा। इसके अलावा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहां जहां आपको इनफोल्डिंग्स दिख रही है, ये इनफोल्डिंग्स यहाँ भी है, इन इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कहते हैं मेसोसोम। मेसोसोम क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम लेवल करेंगे, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे आप कहते हैं मेसोसोम। उसके बाद आपको इसमें प्लाज्मिड भी नजर आ सकता है। ये क्या है? प्लाज्मिड भी आपको नजर आ सकता है। तो प्लाज्मिड क्या हो गया? प्लाज्मिड हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा, क्योंकि जीनोमिक डीएनए ये इसका ये है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अगर प्लाज्मिड है तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है आपके बैक्टीरिया के अंदर। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर ली। अब हम जाते हैं इसके सेल वॉल से डिस्कस करने, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती कैसे है। ये देखिए, अगर हम इसके सेल वॉल को डिस्कस करें, बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की।
पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या होता है कि एक्चुअली इट इज अ पॉलीमर ऑफ नाम एंड नाग। किसका पॉलीमर है? नाम एंड नाग का। इट इज अ पॉलीमर ऑफ नाम प्लस नाग। नाम एंड नाग क्या है? नाम है आपका एंड नाग, नाम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक acid, and nag is n acetyl glucosamine, ग्लूकोसामिन। अब इनका पॉलीमर इसने क्या किया? पेप्टिडोग्लाइकेन बनाया। यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन में आपको क्या मिलेगा? यानी कि अगर आप इस ब्लू कलर से नाम को अगर आप रिप्रेजेंट करें और रेड कलर से अगर आप इस नाग को रिप्रेजेंट करें, नाग को, तो चलिए एक जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये हम करते हैं नाग 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 नाग, ठीक है। अगेन नाग 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 नाग। दूसरा क्या है? नाम। अब इनके बीच में क्या आएगा? नाम। ठीक, ये दो लेयर हम बना रहे हैं आपको बस समझाने के लिए। तो ब्लू से क्या है? नाम। रेड से क्या है? नाग। अब इनके बीच में बॉन्डिंग है, ठीक। अब इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है, ये इनके बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखें, ये क्या है? एमाइनो ग्लूकोसामिन, है ना, ग्लूकोसामिन। अब यहाँ पर ग्लूकोसामिन, इसका मतलब क्या है? इसके पास क्रॉस लिंकेज ऑफ एमाइनो एसिड भी है। किसके साथ एमाइनो एसिड की लिंकेज है? ये देखिए। अब मान लीजिए हम ग्रीन कलर लाते हैं, ग्लूकोसामिन, देख पा रहे हैं आप? यानी कि ग्लूको कार्बोहाइड्रेट भी है, अमीन ग्रुप भी है, ठीक है। तो क्रॉस लिंकेज टेक्स प्लेस बिटवीन एमाइनो एसिड ऑफ नाम एंड नाग, ठीक। तो यहाँ आपने देखा कि इस तरह से आपके नाम एंड नाग में आपके क्या मिलेंगे? क्रॉस लिंकेज भी दिखेंगे। यानी कि इस तरह से आपको एमाइनो ग्रुप भी दिखेंगे, एमाइनो एसिड्स भी दिखेंगे, और इनके बीच में आपको क्रॉस लिंकेज भी दिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्रॉस लिंकेज भी देखने को मिलेगा, ठीक। इस तरह से कुछ क्रॉस लिंकेज भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इस बॉन्ड को आपने क्या बोला था? चेन ऑफ, एक चेन की बात करेंगे अगर, एक चेन ऑफ नाम एंड नाग अगर हम बात करें, तो ये एक चेन ऑफ नाम एंड नाग हुआ। इसको आपने क्या बोला? इसको आप बोलेंगे ग्लाइकेन। अच्छा, ऐसे ऐसे यहाँ पर भी चेन है, फिर आपको एक यहाँ भी चेन मिलेगी, फिर और भी आपको चेन मिलेगी। तो आप इस तरह के बहुत सारे चेन मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? और इनमें आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर आपको पेप्टाइड बॉन्ड भी मिल रहा है, क्योंकि अमाइनो एसिड किससे अटैच होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होता है। तो आप क्या कहेंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। आप क्या कहेंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसीलिए इसका नाम आ जाता है कि ये जो सेल वॉल बनती है वो किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक। एक बार और इसको समझा दूं, एक बार और इसको समझा दिया जाए। चलिए एक बार और इसको समझा दिया जाता है। मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बोला सेल वॉल को? कि सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक। अब इसका मतलब आप दो वर्ड में तोड़ दे, पेप्टिडो और एक क्या है? ग्लाइकेन, ठीक। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकेन किसका पॉलीमर है? पॉलीमर है ये नाम प्लस नाग का, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये हमने फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया है। अच्छा ठीक है। अब अगर हम इस नाम को, चलिए हम एक ही से करते हैं, कलर चेंज नहीं करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। अगर हमने नाम को मान लीजिए गोला से बनाया, ठीक है, और नाग को हम स्क्वायर से दिखा रहे हैं, अब तो चलेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यानी कि हमें कलर भी बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने नाम को सर्कल से दिखाया और नाग को हमने स्क्वायर से दिखाया, इस पॉइंट को आपको जरा सा
ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड आखिर बनते कैसे हैं ये देखिए। अब ये मान लीजिए यहाँ पर क्या बना, ये देखिए। अब एक आ गया नाम, फिर ये दूसरा नाम, फिर ये तीसरा नाम, फिर ये चौथा नाम, फिर नेक्स्ट एक और नाम, इस वाले चेन में नाम और नाम। हम 2 चेन बनाते हैं, चलिए एक और चेन बना ले रहे हैं आपके लिए। ये आ गया एक चेन। अब हम बात करेंगे नाग, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, नाग। अब ये तो नाग आ गया, ये भी क्या आ गया, नाग, नाग। तो ये एक चेन बन गया नाम एंड नाग का। उसी तरह ये एक दूसरा चेन बन गया नाग एंड नाम का। ठीक, एक बार आपको रफली खुद से भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें हल्का सा आप एक बार ड्रॉ कर लेंगे ना, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत मेहनत से ये सारे नोट्स आपके लिए लाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये नाम एंड नाग का एक चेन बन गया। अच्छा, अब इस नाम एंड नाग के चेन में आप ये एक चेन बना देंगे, यानी कि किससे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो चेन ऑफ, एक चेन ऑफ नाम एंड नाग का, इसको आपने क्या बोला, ग्लाइकेन बोला ना, इसको आपने बोला ग्लाइकेन। यानी कि एक चेन, चेन ऑफ नाम प्लस नाग, ये पूरी एक चेन हो गई, ये पूरी एक चेन है। इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला ग्लाइकेन, ग्लाइकेन। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें पेप्टिडो वर्ड कहाँ से आया, ग्लाइकेन तो समझ में आ गया, वन चेन ऑफ नाम एंड नाग इज कॉल्ड एज ग्लाइकेन। ठीक है, इसमें पेप्टिडो वर्ड कहाँ से आया, अब ये देखिए पेप्टिडो कहाँ से आया। पेप्टिडो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए, जो नाम है ना, नाम, नाम के साथ क्या होता है, नाम के साथ एमाइनो एसिड्स की चेन लगती है। क्या लगती है, नाम के साथ एमाइनो एसिड की चेन लगती है। ठीक है, नाम के साथ। अब कहाँ नाम है, जहाँ जहाँ सर्कल है, तो वहाँ वहाँ आप क्या करें, एमाइनो एसिड की चेन लगा दें। ठीक, क्योंकि आपने क्या बोला था, यहाँ पर नाम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर चेन लगेगा। ठीक है, एमाइनो एसिड का चेन लगेगा। ठीक, ओ सॉरी, इसके साथ नहीं, इसके साथ। ठीक है, ये नहीं। अब यहाँ पर क्या लगेगा, इसके साथ एमाइनो एसिड का चेन लगेगा। तो जहाँ जहाँ आपने सर्कल दिया है ना, नाम बनाया है, वहाँ एमाइनो एसिड का चेन लगा दें। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब आपने ये तो एक चेन की बात की थी ना, यहाँ पर आपने एक चेन की बात की थी कि चेन ऑफ नाम एंड नाग इज कॉल्ड एज ग्लाइकेन, यानी कि ये एक जो चेन है, ये एक चेन कहलाएगा ग्लाइकेन। ठीक, उसी तरह ये दूसरा ग्लाइकेन, ये तीसरा ग्लाइकेन, इस तरह से ग्लाइकेन है। अब होता क्या है कि ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, ये यहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड होगी, इसके बीच में, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बीच में, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि एमाइनो एसिड, एक एमाइनो एसिड और दूसरे एमाइनो एसिड के बीच में, मान लीजिए दूसरा एमाइनो एसिड है, उसके बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। या आप ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ तीसरा एमाइनो एसिड होता, ये नेक्स्ट एमाइनो एसिड होता, तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनता, एक और पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ही एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ते हैं, और इसी तरह करके बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड के बीच में, तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और बाद में चल के वही प्रोटीन बनाता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं प्रोटीन का जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। अब यहाँ जो ये बॉन्ड बना, ये क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है, ऐसे ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में बनेंगे। ठीक, इसीलिए इसका नाम, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, तो एक तो आपको दिखा ग्लाइकेन, यानी कि अ चेन ऑफ नाम एंड नाग, उसके बाद एक चेन और दूसरा चेन, उसके बीच में आपको दिखेगा पेप्टाइड, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। आई थिंक अब आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चूंकि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, ठीक है, ये करता क्या है, ये सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या करेगा सेल वॉल को, सेल वॉल को ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये क्या करता है, प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्रोवाइड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी कहने का मतलब एक कठोरता, एक प्रॉपर एक शेप, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है, रिजिडिटी।
और ये क्या करता है, एक शेप उसको देता है, गिव्स शेप, है ना। और इसको बस्टिंग से रोकता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम बस्टिंग, बस्टिंग, बस्ट होना मतलब फटना, रप्चर होना, ठीक है, उससे भी इसको क्या करता है, वो रोकता है। तो ये पॉइंट्स आई थिंक क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखें तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी, स्टेनिंग टेक्निक। तो स्टेनिंग किसे कहते हैं, टू इम्पार्ट द कलर, ठीक है। एक चीज़ याद रख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने बालों को डाई करवाना है, तो डाई का मतलब भी होता है कि मैं अपने बालों को कलर करवाना चाहती हूँ, मैं अपने बैग को कलर करवाना चाहती हूँ, मैं अपने ड्रेस को डाई करवाना चाहती हूँ। तो आपको, और स्टेनिंग में भी हम कलर ही देते हैं, तो दोनों को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये जो डाई वर्ड है ना, डाई में भी आप कलर देते हैं, स्टेनिंग में भी कलर देते हैं, लेकिन डाई याद रखिए, किसी भी डेड को अगर आप कलर करें, जैसे कि मेरे बाल डेड हैं, कपड़े डेड हैं, बैग डेड है, उसको अगर आप कलर देंगे तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे डाई, मुझे ये डाई करवाना है। लेकिन अगर आप किसी लिविंग सेल को अगर आप कलर देंगे, लिविंग सेल को, तो आप कहेंगे स्टेनिंग, बैक्टीरियल स्टेनिंग, फंगल स्टेनिंग। तो आप कल्चर में से जब लेते हैं ना, तो उस कंडीशन में वो लिविंग स्टेज में होता है। तो आई थिंक स्टेनिंग एंड डाई का बीच का डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे ना, तो होता क्या है कि जो कलर रिटेन कर पाते हैं क्रिस्टल वायलेट, कौन सा स्टेन, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट से हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल वायलेट अगर वो रिटेन कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है, उस आधार पर हम बोलते हैं कि ग्राम ने डेवलप किया था ना क्रिस्टन ग्राम में, कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव का मतलब वो रिटेन कर पा रहा है इस कलर को, वो इस स्टेन को कलर कर पा रहा है। आप देखेंगे तो वो क्रिस्टल वायलेट का, वायलेट कलर का नजर आएगा, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, यानी कि कलर प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ग्राम साइंटिस्ट के नाम पर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये कलर क्यों रिटेन कर पा रहा है और क्यों नहीं रिटेन कर पा रहा है। तो वो उसका कॉन्सेप्ट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, इनके पास थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, और यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के पास थिन लेयर होती है। तो ग्राम पॉजिटिव के पास थिक लेयर ऑफ, मोटी परत होती है, दे हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, और इसी थिक लेयर की वजह से दे कैन रिटेन द कलर। और ग्राम नेगेटिव वाले के पास क्या होती है, थिन लेयर, थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ग्लाइकेन लेयर। अब इसी थिन लेयर की वजह से दे डू नॉट रिटेन द कलर, और इसी की वजह से ये नेगेटिव रह जाते हैं। तो ये सेल वॉल पॉइंट से आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल के बाद आपका था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह ले या सेल मेम्ब्रेन कह ले, बात सेम है। और एनसीईआरटी कहती है कि ये वो स्ट्रक्चर है जो चाहे प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन हो, प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो यूकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन हो, का सेल मेम्ब्रेन हो, यही वो स्ट्रक्चर है जो दोनों ही केस में बराबर है। यानी कि कैसा बना हुआ है, दोनों ही केस में बराबर है, यानी कि किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर, बाइलेयर स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, हमने जो पढ़ाया था, इससे रिलेटेड आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से। उसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये दोनों मिलकर बन गई बाई लेयर, 2 लेयर्स, है ना। और ये एक क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में या यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन में एक जैसा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट का एक जैसा होता है, तो आप कहेंगे वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एनसीईआरटी में,
तो एनसीईआरटी में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल and if motile a flagellum is there, flagella plural, flagellum singular. The cyanobacteria also referred as blue green alga have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. ये BGA के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके सोल मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पॉइंट हमारा बहुत आसानी से स्मूथली जाएगा. क्योंकि अगर हम इस एनसीईआरटी को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसने एक साथ खिचड़ी पका रखी है. इसको अलग अलग करके नहीं रखा कि कौन सा फीचर ये अलग से ये बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करे, फिर बीजीए, फिर माइकोप्लाज्मा, फिर एक्टिनोमाइसिटिस, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. इसने कभी भी किसी का फीचर ऐड कर दिया है, तो आपको उसमें से छांटना पड़ेगा कि कौन सा फीचर किसके लिए है. हमने ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर रखी है, आपको बस ध्यान से क्लासेस को पढ़ना है, एनसीईआरटी लेकर बैठना है और हमारे साथ के साथ नोट्स बनाने हैं. अगर कोई चीज़ बहुत फास्ट चली जाए तो दोबारा आपको रिप्ले करके देखना है. फ्लैजलम की बात अगर हम करें तो फ्लैजला, ये साइनोबैक्टीरिया का हम डिस्कशन बाद में करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है एक नॉर्मल बैक्टीरिया का, इसके एक एक पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिस्कशन कर रखी है. अब हम बात करेंगे इसके यहाँ पर यानी कि फ्लैजला से रिलेटेड. ठीक है, तो फ्लैजला से रिलेटेड हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और उससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बच्चों को कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कभी कभी आप वर्ड यूज़ करते हैं वेसाइकल, ठीक है, कभी आप वर्ड यूज़ करते हैं लैमिली, ठीक, और कभी आप वर्ड यूज़ करते हैं ट्यूब्यूल, और ये सब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ लेते हैं. तो कब आखिर आप वेसाइकल बोलेंगे, कब लैमिली बोलेंगे एंड कब ट्यूब्यूल बोलेंगे, है ना. यानी कि इनका जो सरफेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके ही ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के इनफोल्डिंग्स हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही ये सारे इनफोल्डिंग्स हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर बना ले, इनफोल्डिंग कर ले, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, गोल जैसा, तो आप कहते हैं ये वेसाइकल है. अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल इस तरह से चपटा ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना ले, तो आप कहते हैं ये लैमेली है. लेकिन अगर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से कोई ब्रांच जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर बना ले, तो आप इसे कहते हैं ये ट्यूब्यूल है. आई थिंक अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, कि आप इसे वेसाइकल कब कह रहे हैं, आप इसे लैमेली कब कह रहे हैं, और आप इसे ट्यूब्यूल कब कर रहे हैं. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई. तो ये जो मेसोजोम आपने कहा था, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देखकर ये मेसोजोम कहा था, तो मेसोजोम किसको बोला था आपने, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब यही मेसोजोम इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसा है तो आप कहेंगे वेसाइकल, अगर इस शेप का है तो आप कहेंगे लैमेली, अगर इस शेप का है तो आप कहेंगे ट्यूब्यूल. ठीक है, मेसोजोम हेल्प किस में करता है, क्या काम करता है मेसोजोम, मेसोजोम किसका क्या काम करता है, तो मेसोजोम किस में काम करता है कि देखिए ये प्रोकैरियोटिक है, इसके पास बेचारे के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, रेस्पिरेशन कौन करवाएगा, तो इसके इसी इनफोल्डिंग्स में एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो यहीं पर ये क्या करेगा, इसी में ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, यानी कि इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं. सो मेसोजोम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. ठीक है, मेसोजोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा. ये सेल के है वॉल के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है, ये इसके डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा, डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा. ये मेसोजोम के काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है. ठीक है, क्योंकि ये करता क्या है एक्चुअली कि ये जो इनफोल्डिंग्स है ना, ये इतने पास चले जाते हैं कि सेल को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो ये सारे इसके काम हैं. तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आपने सेल एनवेलप देखा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन डन, मेसोजोम डन.
राइबोसोम तो 70S का होता है ना। फ्लैजला इसका किस काम में आता है? फ्लैजला हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है। तो फ्लैजला किसके काम आएगा? फ्लैजला हेल्प्स इन लोकोमोशन। अच्छा, अगर फ्लैजला है तो हम कहते हैं ट्राइकस, ट्राइकस। और अगर फ्लैजला एब्सेंट है, फ्लैजला अगर एब्सेंट है तो हम कहते हैं ए ट्राइकस। ए लगा दीजिए, ए ट्राइकस, ठीक। अच्छा, अगर जैसे कि आप ए ट्राइकस का एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरिया में बोला था, जो भी कोकस होंगे यानी कि राउंड शेप स्फेरिकल होते हैं, उनके पास फ्लैजला नहीं होता। तो आप देख लें, कोकस होगा, कोकस के पास फ्लैजला नहीं होता। जो बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गा, उसके पास फ्लैजला नहीं होगा। जो पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा, उनके पास फ्लैजला नहीं होगा। तो ये सारे ए ट्रैकर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम ट्रैकर्स की बात करें, मतलब फ्लैजला प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि फ्लैजला कैसा प्रेजेंट हो सकता है कि ये इनकी बॉडी है और फ्लैजला एक डायरेक्शन में एक प्रेजेंट है, तो उसको आप कहेंगे मोनो। आगे ट्रैकर्स लगा लीजिए। अगर ये फ्लैजला दोनों छोर पर एक एक प्रेजेंट है, तो दोनों के लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं? एम्फी, एम्फी। आगे ट्रैकर्स लगा लीजिए। अगर ये फ्लैजला पूरे बॉडी में प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरी। आगे ट्रैकर्स लगा लीजिए। अगर ये फ्लैजला एक ही जगह चोटी जैसी होती है ना हमारी, बंच में प्रेजेंट हो, तो उसको आप बोलते हैं सिफेलो। आगे ट्रैकर्स लगा लीजिए। अगर ये फ्लैजला दोनों तरफ चोटी की तरह प्रेजेंट हो, बंच में प्रेजेंट हो, गुच्छे में प्रेजेंट हो, इनको आप क्या कहेंगे? लोफो। आगे ट्रैकर्स लगा लीजिए। ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फ्लैजला से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फिम्ब्री, ये जो हमने देखा था ना फिम्ब्री, तो फिम्ब्री किस में हेल्प करती है? फिम्ब्री, फिम्ब्री होती है स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन अटैचमेंट, हेल्प्स इन अटैचमेंट। कहाँ अटैचमेंट? ऑन दी सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के सरफेस के ऊपर अटैचमेंट में ये फिम्ब्री हेल्प करता है। ये फिम्ब्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, पिलाई किस में हेल्प करता है? पिलाई किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन कंजुगेशन, इट हेल्प्स इन कंजुगेशन। क्या करता है हेल्प ये कंजुगेशन में? क्या यूज करता है ये? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब बनाने में ये हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा, ये एक बैक्टीरिया है F+, और ये F+, F-, ये हम पढ़ेंगे जब इसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे तब। तो ये जो था, ये कंजुगेशन ट्यूब, ये जो कंजुगेशन ट्यूब है ना, यहाँ पर ये जो कंजुगेशन ट्यूब आपने लिखा है, ये कुछ और नहीं बल्कि यही है। ये किससे बना है? F पाइलस से बना है, ठीक। ये F नाम का प्लाज्मिड ट्रांसफर करने के लिए होता है, F+ से F- की तरफ, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन में। तो ये कंजुगेशन ट्यूब बनवाने में इसका पिलाई हेल्प करता है। अच्छा, अगर एनसीईआरटी कहती है कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें फिम्ब्री की, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, तो अगर हम फिम्ब्री की बात कर लें, ठीक है, अगर हम इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजला की बात कर लें, और अगर हम इसकी पिलाई की बात कर लें, तो एनसीईआरटी कहती है कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इसके सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं। इसके क्या हैं? सरफेस के स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर की तरफ नहीं है, वो बाहर की तरफ है। ये इसके सरफेस के स्ट्रक्चर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमने फिलाई, पिम्ब्री, ये सब कुछ देख लिया। फिम्ब्री, फ्लैजला, मेसोजोम, सेल वॉल, ये हमने सब कुछ देख लिया इसका, ठीक है। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और हम इसके प्लाज्मिड की बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसका डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियोइड की, न्यूक्लियोइड की। फिर हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की।
इसका रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको ये हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं, आपका प्यार बना रहे इस चैनल पर, क्योंकि चैनल बहुत जल्दी ग्रो भी कर रही हैं, तो ये देखकर लग रहा है कि आप लोग इस चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। बट वही है कि वो पसंद सब्सक्राइबर के फॉर्म में नहीं नज़र आ रही है, लाइक के फॉर्म में नहीं नज़र आ रही है, कमेंट तो बिल्कुल आता ही नहीं है। तो अगर जैसी आपको क्लासेस लगे उससे रिलेटेड आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें इस चैनल को, और चैनल आप ही का है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और जो भी ज़रूरतमंद लगे उनको आप ये शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।